जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप लोग का। तो हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं का भूगोल, जिसमें 3 कक्षाएं, पहला चैप्टर जो संसाधन है उस पर हो चुकी थी। आज पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं आज आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र किसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे संसाधन के जो अन्य प्रकार हैं उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। इससे जो पिछली कक्षाएं हुई थी उस पर हम लोगों ने बात किया था कि जो संसाधन थे आपके स्वामित्व के आधार पर आप लोगों ने देखा था कि 4 प्रकार के संसाधन थे। पहला थे कौन? तो पहला संसाधन था व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा था सामुदायिक संसाधन, तीसरा था राष्ट्रीय संसाधन और चौथा था अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो उसी में एक थोड़ा सा बात रह गई थी, उस बात को आज हम लोग देखने वाले हैं। एक बात है, क्या बात है उस बात को हम लोग देखेंगे। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देख लीजिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है इससे शुरू होगा। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। तो जब हम राष्ट्रीय संसाधन पढ़ा रहे थे तो उस समय बोले थे कि मान लिया जाए कि ये भारत है। क्या है? ये भारत देश है। ठीक है, और भारत देश की जो समुद्री सीमा है, कौन सीमा? समुद्री सीमा। जो समुद्री सीमा है, ठीक है, समुद्री सीमा मान लीजिए कि यहाँ तक 200 किलोमीटर पुर जाता है। 200 किलोमीटर नहीं, हम लोग नॉटिकल मील लेंगे। क्या लेंगे? नॉटिकल मील। नॉटिकल मील, नॉटिकल मील किसको कहते हैं? समुद्री मील को ही नॉटिकल मील कहा जाता है। जब समुद्र से संबंधित बात ही आती है तो उसके लिए नॉटिकल मील या समुद्री मील का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? नॉटिकल मील या समुद्री मील। तो आपके पुस्तक में देखिएगा N.M करके लिखा होगा, इसका अर्थ है कि नॉटिकल मील। तो यानी भारत देश है, मान लेते हैं भारत देश है, इससे भारत देश से 200 किलोमीटर तक, मतलब 200 किलोमीटर करें, 200 नॉटिकल मील तक के अंदर का जो क्षेत्र रहेगा वो सारा का सारा किसमें आएगा? राष्ट्रीय संसाधन में। किसमें आएगा? राष्ट्रीय संसाधन। गौर से सुनिएगा, 200 नॉटिकल मील मान चले यहाँ पुर गया। ये भारत है, भारत से समुद्री सीमा यहाँ से शुरू होकर के यहाँ से 200 नॉटिकल मील पुर गया। तो इसके अंदर का जितना भी संसाधन होगा वो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद जो बच गया संसाधन 200 नॉटिकल मील के बाद, 200 नॉटिकल मील के बाद जो भी संसाधन इधर बच गया वो सारा का सारा क्या कहलाएगा आपका? वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन के कब्जे में चला जाएगा। तो उसी बात को हम लोग लिखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए उसी बात को हम लोग लिखते हैं भाषा में, और ये भी समझेंगे कि नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे थे, तो इसका जो डिफिनीशन हो जाएगा वो हो जाएगा किसी भी देश के समुद्री तट से 200 समुद्री तट से 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील को हम क्या लिखेंगे? N.M। ठीक है, 200 नॉटिकल मील तक का आर्थिक क्षेत्र, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। फिर से सुनिएगा, किसी भी देश के समुद्री तट से 200 नॉटिकल मील तक का आर्थिक क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अगला जो पॉइंट हम लोग लिखेंगे 200 नॉटिकल मील। क्या लिखेंगे? 200 नॉटिकल मील तक का संसाधन, 200 नॉटिकल मील तक का संसाधन
संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन होता है। कौन होता है? राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। कौन सा संसाधन? राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। कौन सा संसाधन होंगे? राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। ये बात याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। इसके अलावा हम लोग ये बात करने वाले हैं सर, आखिरकार आपके जब पाठ्य पुस्तक वहां पर किलोमीटर भी मिल जाएगा, ठीक है ना, किलोमीटर भी मिलता है और नॉटिकल मील भी मिलता है। तो हम लोग देखेंगे कि एक नॉटिकल मील जो होता है, एक नॉटिकल, नॉटिकल मतलब होता है समुद्री। नॉटिकल क्या होता है, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? समुद्री के लिए। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। कितना होता है? 1.852 किलोमीटर होता है। एक नॉटिकल मील बराबर कितना हो गया? 1.859। इसको लमसम में 2 मान करके चल लेता है, ठीक है। क्या कितना मान के चलता है? चूंकि 852 लमसम में 9 के बराबर है, ठीक है ना, 2 के लमसम में आसपास चला जाता है, इस वजह से इसको 2 मान लिया जाता है। तो 200 नॉटिकल मील तक का जितना भी क्षेत्र रहेगा, ठीक है ना, ये तो 1 हो गया, इसको 2 से गुना कर दीजिए तो उतना किलोमीटर का जितना भी क्षेत्र रहेगा। अब सही अपवर्जक, यानी कहने का अर्थ है कि मान लीजिए ये 200 किलोमीटर का रेंज हुआ, ठीक है ना, और ये 200 किलोमीटर में कहीं पेट्रोलियम मिल गया, क्या मिल गया? कहीं पेट्रोलियम मिल गया, कहीं कोयला मिल गया, ठीक है, कहीं कोयला मिल गया, कहीं मान चलिए मछली खूब अधिक मिल रहा है वही 200 किलोमीटर समुद्री तट के नजदीक में। तो ये सब बेचने का अधिकार किसको प्राप्त होगा? अगर भारत से सटा हुआ है तो भारत ये सब सामान को बेच करके रुपया ले सकती है, कमा सकती है, अपनी अर्थव्यवस्था में वृद्धि कर सकता है। ये सबको बेच करके, मान चलिए खूब अधिक कोयला वहां उत्पादन हो रहा है, भारत है ये, और भारत से सटा हुआ समुद्री क्षेत्र 200 किलोमीटर, यहाँ पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम है, कोयला है, मछली है, तो उसको क्या करेगा? ये भारत सरकार के कब्जे में हो जाएगा। भारत सरकार इसको बेच करके अपने देश की विकास कर सकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसकी जो शुरुआत हुई थी, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र का जो नियम बना था 1982 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1982 ईस्वी में। यहाँ पे लिख लेना अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र का नियम। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र का नियम कब आया था? 1982 में आया था। कब आया था? 1982 में। इसको मिटा दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं देखिए समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो 1982 ईस्वी में क्या स्थापित हुआ था? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जो अधिनियम है, नियम है, वो आपका 1982 ईस्वी में आया था। अब देखिए इसी में एक और पॉइंट अगर हम लिख सकते हैं कि 200 नॉटिकल मील के बाद का संसाधन अंतरराष्ट्रीय संसाधन होता है। कौन सा संसाधन होता है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन होता है। कौन सा संसाधन? अंतरराष्ट्रीय संसाधन होता है, ठीक है। कौन सा संसाधन होता है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन होता है। इसको भी याद कर लेंगे क्योंकि इस बार जो 2025 का जो एग्जाम हुआ है सोशल साइंस का, ठीक है ना, सोशल साइंस का जो एग्जाम हुआ है 2025 का, उसमें जो क्वेश्चन आया है ना बाबा, क्वेश्चन एकदम ताबड़तोड़ पूछा हुआ है, अंदर से जा के क्वेश्चन उठाया हुआ है। अगर आप लाइन बाय लाइन जानकारी नहीं ले रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन बनने वाला है नहीं, ठीक है। और इतना आप विश्वास रखिए, यकीन रखिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं फिलहाल, ठीक है, वो हम चाहते नहीं है कि आपका कहीं से भी कोई डाउट रह जाए, छूटे कहीं से, ठीक है। तो उसको हम सारे डाउट को क्लियर करते हुए चलेंगे। आपके किताब में देखिएगा जब बनाइएगा तो कितना भी ऑब्जेक्टिव आपको हम गलत दिखाएंगे, ठीक है, लेकिन ले लेता है वही ऑब्जेक्टिव। नॉटिकल मील को किलोमीटर कब क्या कर दिया, कुछ परिवर्तन पता है नहीं है क्या चल रहा है वहां। तो ये सारी बातों को डाउट हम क्लियर करते हुए चलना है। ये भी नॉटिकल मील आप लोग याद रखिएगा। तो ये अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र था, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था ये, ठीक है ना, यानी जितना भी 200 किलोमीटर के अंदर या नॉटिकल मील के अंदर
200 नॉटिकल मील के अंदर जितना भी संसाधन होगा समुद्री क्षेत्र से लगा हुआ, वो सारा का सारा, अगर भारत देश से लगा हुआ है 200 किलोमीटर तो उस पर भारत का अधिकार होगा। ठीक है, मान लीजिए कि 200 किलोमीटर अमेरिका का लगा हुआ है कहीं, तो उस पर अमेरिका का अधिकार है। उसके बाद जो बच जाएगा उस वो कौन सा संसाधन हो जाएगा, वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन होता है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, तो वैसा संसाधन जिसका नियंत्रण कौन करती है, अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है, उसका देखभाल अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। अगर हम उसका उपयोग करना चाहेंगे तो अंतरराष्ट्रीय क्या करते हैं, और उसके उपयोग से कर सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय जो संस्था है उसके निर्देश से हम लोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। चलिए इसको लिख लेंगे आप लोग। तो चलिए, थोड़ा लाइन का डिस्टरबेंस हो गया था इस वजह से। तो चलिए, वहां तक हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग जो चौथा पड़ाव है संसाधन के वर्गीकरण का, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए, जो चौथा पड़ाव है ये 4 नंबर वर्गीकरण है। हम लोग संसाधन का वर्गीकरण पढ़ रहे थे उसमें, ठीक है ना। ये 4 नंबर है आपका विकास के आधार पर संसाधन। किसके आधार पर है, विकास के आधार पर, विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार, संसाधन के प्रकार, विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार। इसके आधार पर भी संसाधन कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। विकास के आधार पर हम लोग संसाधन के प्रकार देख रहे हैं। जो पहला प्रकार है वो हम लोग देखने वाले हैं विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार में। जो पहला है वो है संभावी संसाधन। कौन है, संभावी, या इसी को संभाव्य कहते हैं, संभाव्य। ठीक है, ये हो गया। दूसरा जो नंबर है वो आपका है विकसित, विकसित संसाधन। तीसरा नंबर जो है आपका वो है भंडार संसाधन। और जो 4 नंबर है, थोड़ा इधर इसको लिख ले। ठीक है, जो ये था आपका भंडार। ठीक है, और 4 नंबर जो है वो है संचित कोष। 4 नंबर क्या है, संचित कोष संसाधन। ठीक है, देखिए 4 आधार पर हम लोग संसाधन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। पहला जो आधार है ये है संभावी या संभाव्य संसाधन। दूसरा है विकसित संसाधन। तीसरा है भंडार संसाधन। और 4 नंबर है संचित कोष संसाधन। ठीक है, इसके बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिएगा, गौर करिएगा, ये जो संभावी संसाधन होते हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद विकसित संसाधन के बारे में जानेंगे, भंडार संसाधन के बारे में, और संचित कोष संसाधन के बारे में। ये विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार हैं। तो देखिए, बात से संभावी, भावी, संभावी मतलब होता है कि भविष्य में उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। एक होता है संभाव्य, तो संभाव्य मतलब संभावना का अर्थ में बोध किया जाता है, यानी वैसा संसाधन जिसका उपयोग भविष्य में किए जाने की जो संभावना होती है, वैसे संसाधन को हम लोग संभावी संसाधन के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, वैसा संसाधन जिसका उपयोग भविष्य में, ठीक है, भविष्य में किया जाता है, किया जा सकता है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। सर कुछ समझ नहीं आया क्या बोल दिए। देखिए कि मान लेते हैं कि जैसे ये हिमालय है, ठीक है, और कहा गया है कि जब जांच किया गया था तो हिमालय की तलहटी में, नीचे में, तलहटी में, ठीक है, बहुत सारा संसाधन मौजूद है इसमें। ठीक है, मौजूद है, लेकिन जो तकनीक है, जो खर्च है, उसको देखते हुए, ठीक है, इस संसाधन का अभी उपयोग नहीं हुआ है। तो ये संभाव्य संसाधन है। चूंकि उपयोग में इसको लाने की संभावना है, अगर मान चलिए घट गया, कहीं पेट्रोल खत्म हो गया, कोयला खत्म हो गया, नहीं मिल रहा है, नितांत आवश्यकता है कि नहीं वहां से निकालना है, तब जाकर के हम ये संचित जो रखा हुआ है इसको हम उपयोग करेंगे। ठीक है, तो वही संभाव्य संसाधन के अंतर्गत चला आएगा। तो इसका जब हम डिफिनेशन देखते हैं, चूंकि डिफिनेशन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, तो क्यों ना हम इसको अच्छी तरीके से देखें। तो क्या हो जाएगा, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिसका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर
भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर पड़ने पर पड़ने पर किया जाएगा किया जाएगा किया जाएगा उसे उसे संभावी संसाधन कहते हैं। संभावी संसाधन उसे संभावी संसाधन कहते हैं। उसे संभावी संसाधन कहते हैं। समझिएगा गौर से, यानी कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर किया जाएगा उसे संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे अगर हम जैसे की बात करें तो जैसे क्या हो जाएगा, उदाहरण में अगर हम लोग देखें, जैसे में हो जाएगा आपका, जैसे में लिख लीजिएगा हिमालय, हिमालयी क्षेत्र का संसाधन, हिमालयी क्षेत्र का संसाधन, क्षेत्र का संसाधन, हिमालयी क्षेत्र का संसाधन। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो गुजरात है, गुजरात एवं राजस्थान के सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा संसाधन, पवन ऊर्जा संसाधन। अब मान चलिए गुजरात और राजस्थान ऐसा है कि जहां पर खूब अधिक मात्रा में धूप भी रहता है और हवाएं भी चलती है, तो उससे बिजली उत्पादन भविष्य में होने की संभावना, वहां बड़े बड़े टरबाइन लगा करके वहां बिजली उत्पादन किया जा सकता है, तो वो भी तो मेरे काम का है चीज। ठीक है, लेकिन अभी तक लगाया जा रहा है, ऐसा नहीं, बहुत जगह सोलर आप देख रहे हैं, सोलर सिस्टम करके बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। चूंकि जो सोलर होता है, जो सोलर सिस्टम होता है, वो क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा जो प्लेट रहता है वो प्रदूषण रहित होता है, उसमें ज्यादा खर्च की आवश्यकता, खर्च भी नहीं लगती है और ऊर्जा की भी प्राप्ति हमें हो जाती है। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया है, अभी फिलहाल चलिए, अभी तो ऐसा चीज है कि हम लोग के मतलब जैसे अभी तेल से, डीजल से, पेट्रोल से, ठीक है ना, पेट्रोलियम से अभी हाल फिलहाल में बिजली का उत्पादन अधिकतर किया जा रहा है। इसके अलावा जो नदी है जिसको पन बिजली कहते हैं, नदी बड़े बड़े बांध बना करके वहां से भी हम लोग बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा अभी जो फिलहाल, अब तो भारत विकसित होने लगा है धीरे धीरे, ठीक है, विकास के पथ पर अग्रसर है, तो अब हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े जो शहर होते हैं वहां प्रदूषण मुक्त करने के लिए क्या करते हैं, सोलर लगा करके, सोलर सिस्टम से सौर पैनल लगा करके वहां ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सोलर सिस्टम मतलब वो नहीं समझ लेना ब्रह्मांड वाला, मतलब सौर पैनल लगा करके ऊर्जा वहां पर उत्पादन किया जाता है, तो उसी को संभावी कहते हैं। यानी जिसको मतलब ऐसा जिसका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर किया जाएगा, यानी जिसको उपयोग में लाने की संभावना है, अभी पूरा नहीं किया जा रहा लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग हम लोग कर लेंगे, संभावना है कि भाई कर लिया जाएगा, तो संभावी संसाधन के अंतर्गत आएगा। पूरा नहीं है, संभावना है सिर्फ, ठीक है ना, होगा, किया जाएगा, संभावना भविष्य काल में, ऐसे सोचना है। अभी तो लगाया जा रहा है बहुत सारे में, लेकिन अभी बहुत जगह ऐसा है जहां नहीं लगा है। अगर मान चलिए आवश्यकता खत्म, मतलब क्या कर रहे हैं कि जब क्या कहते हैं, पानी की कमी पड़ने लगे, अब लगे कि बिजली उत्पादन पानी से नहीं हो सकता है, तब जाके के हम लोग क्या करेंगे, पवन ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का उपयोग करके बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन करेंगे, लेकिन अभी नहीं किया जा रहा क्योंकि इसमें थोड़ा खर्च भी है इस वजह से। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, संभावित संसाधन। अब बात आता है कि विकसित संसाधन किसको बोलेंगे। विकसित संसाधन की बात हम लोग देखेंगे तो वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, संसाधन जिसका जिसका सर्वेक्षण हो चुका है, सर्वेक्षण, सर्वेक्षण मतलब देख रेख, सर्वेक्षण हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, और वे मात्रा, और उसकी, ऐसे लिखेंगे, और उसकी मात्रा एवं गुणवत्ता का भी निर्धारण हो चुका है, निर्धारण हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विकसित संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विकसित संसाधन कहते हैं। समझना इसको, देखिए
विकसित होने का अर्थ क्या है कि वो ऐसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण हो चुका है। सर्वेक्षण मतलब उसका देख रेख हो चुका है, उसका जांच हो चुका है कि भाई इस क्षेत्र में यहाँ यहाँ संसाधन है, अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भी हम लोग उपयोग में ला सकते हैं, यानी उसकी मात्रा एवं गुणवत्ता का भी निर्धारण हो चुका है कि अच्छा क्वालिटी का है, क्वांटिटी का है। यहाँ से अगर हम पेट्रोलियम लेंगे, मान चलिए कि कोई भारत का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पेट्रोलियम मिला, तो वहां पर जो संसाधन के खोज छानबीन का कार्य करता वो लोग गए यहाँ पर खोजे, इसका जब मतलब क्या कहते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया कि भाई सही मात्रा में ऊर्जा उचित मात्रा में है, यहाँ पर इसका जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, ये सक्षम है, अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये पूर्ति कर सकता है हमारी आवश्यकता को। तो वैसे संसाधन को हम लोग विकसित संसाधन की श्रेणी में रखेंगे। क्या कर रखेंगे? विकसित संसाधन की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, ये हो गई बात। अब बात आता है इसका उदाहरण आप जो भी ले सकते हैं, यानी क्या कहते हैं सर्वेक्षण किया गया हुआ पेट्रोलियम, सर्वेक्षण किया गया कोयला, ये सब आप इसमें कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आता है भंडार संसाधन। तो भंडार संसाधन किसको बोलते हैं? वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपस्थित है, भंडारित है, परंतु उसका उपयोग अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है, भंडार संसाधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भंडार संसाधन। यानी वैसा संसाधन जो पर्यावरण में भंडारित है, परंतु उसका उपयोग टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण नहीं किया जा रहा है। क्या कहलाता है? भंडार संसाधन। क्या कहलाता है? भंडार संसाधन कहलाता है। ठीक है, भंडार संसाधन कहलाता है। अगर इसका उदाहरण लीजिएगा तो जैसे हो जाएगा H2O। ठीक है, जल और क्या कहते हैं, जल कहते हैं यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक, यानी H2O। अगर इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा? H2O। ठीक है, H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक। ठीक है, इतना बात आप लोग लिखेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, इतना बात जल्दी लिखिए आप लोग, इतना बात लिखिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक है, चलिए लिखेंगे। ठीक है, लिख लीजिए। इसमें आप विकसित संसाधन में ये भी उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो गुजरात और राजस्थान का जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है, ये भी उदाहरण इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी उदाहरण हो सकता है, क्योंकि देखिए ये विकास के आधार पर है। विकास कहने का मतलब है कि जैसे जैसे अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे, वो वाला बात। ठीक है, और हमारी आवश्यकता बढ़ती जाएगी और हमारे पास जो पहले से संसाधन मौजूद थे वो कम होते जाएंगे, तो हम लोग के पास ये सब फिक्स है। ठीक है, ये सब हम लोग के पास है, तब इसका उपयोग हम लोग करना शुरू कर देंगे। तो उसी के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो इसके अलावा भंडार संसाधन हम लोगों ने देख लिया, H2O हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे संचित को संसाधन, क्योंकि देखिए उधर तो दिखेगा नहीं, इस वजह से आप लोग लिखिए, इसको साफ कर देंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक लिख लीजिए, अगर समझने में किसी व्यक्ति को दिक्कत हो तो वो जरूर बोलेंगे। ठीक है, तो देख लिए, वहां तक लिख लिए होंगे, ये 3 हो गया है। ठीक है, भंडार संसाधन तक हम लोगों ने देख लिया है। अब जो बातें होगी वो होगा किस पे? वो होगा संचित को संसाधन पे। ठीक है, तो भंडार संसाधन पे हम लोगों ने बातें कर लिया। अब बात आता है कि ये संचित को संसाधन किसको कहते हैं, तो हो जाएगा वैसा संसाधन जो उच्च टेक्नोलॉजी
जो ऐसा संसाधन जो उच्च टेक्नोलॉजी के अभाव में, वैसा संसाधन जो उच्च टेक्नोलॉजी के अभाव में अभी तक उपयोग में अच्छी तरह से नहीं लाया गया है, परंतु वह उपलब्ध है, परंतु वह मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम है। क्या कहलाएगा? संचित को संसाधन कहलाएगा। वैसा संसाधन उच्च टेक्नोलॉजी के अभाव में अभी तक उपयोग में अच्छी तरह से नहीं लाया गया है, परंतु वह मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा संसाधन है सर जो उच्च तकनीक से अभी तक, तो आपको पता है कि पानी से बिजली उत्पादन करना। ठीक है, पनबिजली। कौन सा बिजली? पनबिजली, यानी पानी से जो बिजली उत्पादन किया जाता है, पनबिजली उत्पादन, ये अभी देखिए मौजूद है हमारे पास। पानी अच्छी तरीके से उचित मात्रा में मौजूद है, ठीक है, परंतु जो उच्च टेक्नोलॉजी होता है उसके अभाव में कुछ खूब रुपया पैसा खर्च हो जाएगा। उस रुपया पैसा के अभाव में अभी तक हम इसका उपयोग अच्छी तरीके से नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो खूब कहिएगा किया जा रहा है वो नहीं किया जा रहा है, अच्छी तरीके से हम लोग नहीं कर रहे, बस हो रहा है थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं जहाँ पे अधिक पूंजी है, जहाँ पे बिजली का और कोई स्रोत नहीं है, तो वहां पनबिजली से हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं। तो ऐसे संसाधन को संचित को संसाधन की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। तो ये हम लोगों ने विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार देख लिए। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं, जब इतना बात हो गया संसाधन के बारे में, तो अब जो हम लोग का पॉइंट होगा वो होगा संसाधन नियोजन। और इस बार 2025 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आए थे, एक 2 नंबर का, कि संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए यहाँ तक लिख लीजिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं हम, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो वो कमेंट जरूर कर देंगे वीडियो देखने के पश्चात। ठीक है, चलिए मिटा देंगे इसको, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए ये लिख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं समझ भी गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, जो बात होगा वो होगा संसाधन नियोजन पे। किस पे बात होगा? संसाधन नियोजन पे। ठीक है, संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन पे हम लोग बात करेंगे, संसाधन नियोजन। ठीक है, अब देखिए नियोजन का अर्थ होता है व्यवस्थित तरीके से। नियोजन का क्या अर्थ होता है? व्यवस्थित तरीके से हम लोग किस तरह से विवेकपूर्ण बुद्धि लगा करके हम संसाधन का उपयोग कर सके। तो इसका अगर सामान्य अर्थ अगर हम लोग लिखना शुरू करें तो क्या लिखेंगे? संसाधन नियोजन का अर्थ, संसाधन देख लिखना है इसमें, संसाधन नियोजन का अर्थ यह है कि संसाधन नियोजन का अर्थ यह है कि संसाधन का व्यवस्थित एवं विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना संसाधन नियोजन है। संसाधन नियोजन है। आप समझने का चेष्टा करेंगे हम लोग। संसाधन नियोजन है यानी संसाधन का व्यवस्थित एवं विवेकपूर्ण तरीके से। व्यवस्थित कहने का अर्थ है कि ये नहीं कि हमारे पास 500 रुपया है, ठीक है, अब क्या हुए, कोई दोस्त आया बोला पार्टी दो, गए 51 पैसा खर्चा कर दिए। अगला दिन पता चला कि मेरे पास कॉपी नहीं है, मेरे पास कलम नहीं है, ठीक है। तो अब बताइए, मेरे पास ये 500 रुपया संसाधन था मेरे पास, ठीक है, साधन था,
तो इसका उपयोग अगर हम सही काम में कर दे, कॉपी खरीदने में कर दे, कलम खरीदने में कर दें, ठीक है, और कोई अन्य जो आवश्यकता उसकी पूर्ति करने में, परंतु एक ही बार में अगर उसको हम खर्च कर देंगे तो ये संसाधन का विदोहन हो गया, नाश हो गया, ठीक है, ये संसाधन का नाश कर लिया, विदोहन कर लिए, क्योंकि उसको जिस काम में जाना चाहिए था उस काम में लगा नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से जो संसाधन नियोजन कहता है कि चूंकि लोग अमूमन सोचता है क्या कि जो संसाधन तो भगवान के द्वारा दिया गया है, प्राकृतिक पदार्थ उपहार है, तो इस उपहार को क्यों ना हम खर्च करें। अगर आपके पास आपके मामा जी आए और 500 रुपया देकर के 1000 रुपया देकर चल गए, तो आपको लगे अरे ये तो उपहार में हमको मिला है, ठीक है, गिफ्ट में हमको मिला है, क्यों ना इस संसाधन को हम लोग उड़ा दे। जब उड़ा दीजिएगा तो फिर बाद में दुख होगा, अरे मेरे पास तो ये चीज था ही नहीं, अगर यही पैसा को अगर हम उस चीज में लगा देते तो मेरे पास वो आवश्यकता पूर्ति हो जाती। तो संसाधन नियोजन भी यही कहता है कि भाई साहब संसाधन का व्यवस्थित एवं विवेकपूर्ण तरीके से आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो वही संसाधन नियोजन है। क्या है? संसाधन का व्यवस्थित एवं विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना ही संसाधन नियोजन है, ठीक है, करना है, इस्तेमाल करना है संसाधन नियोजन, यानी संसाधन का व्यवस्थित एवं विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना ही संसाधन नियोजन है। बात समझ में? अब बात आता है कि सर संसाधन नियोजन के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, हम कैसे संसाधन को हम नियोजित कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, किस तरह से। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर संसाधन नियोजन के तरीके, संसाधन नियोजन के विभिन्न तरीके, संसाधन नियोजन के विभिन्न तरीके, संसाधन नियोजन के विभिन्न तरीके हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इस बार आया हुआ था 2025 में, ये पूछा हुआ था, लघु में पूछा हुआ था, संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। तो सिंपल सा अर्थ, संसाधन नियोजन का अर्थ यह है कि संसाधन का व्यवस्थित एवं विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना, ठीक है, विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना ही संसाधन नियोजन है। अब देखिए संसाधन नियोजन के विभिन्न तरीके क्या क्या हो सकते हैं, हम किस तरह से संसाधन को नियोजित कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, किस तरह से। तो पहला नंबर बात होगा कि भाई संसाधन, जो विभिन्न प्रकार के जो संसाधन है उसकी सर्वेक्षण करके, ठीक है। पहला क्या हो सकता है? संसाधन का सर्वेक्षण करके, संसाधन का सर्वेक्षण करके, सर्वेक्षण मतलब देखभाल, सर्वेक्षण देखभाल यानी जांच पड़ताल, संसाधन का सर्वेक्षण करके हम संसाधन नियोजन कर सकते हैं, ठीक है। ये बातें हो गई, ठीक है। दूसरा नंबर बात हो गया भाई कि संसाधन के हम लोग अन्य विकल्प की खोज कर सकते हैं, या दूसरा नंबर ये भी लिख सकते हैं, सर्वेक्षण के बाद, देखभाल के बाद यानी सर्वेक्षण के बाद संसाधन वाले क्षेत्र का, संसाधन वाले क्षेत्र का मैप तैयार करके, मैप यानी मानचित्र तैयार करके, ठीक है, मानचित्र तैयार करके हम लोग ये इस्तेमाल देख सकते हैं कि भाई संसाधन नियोजित। आप देखिए मानचित्र सर क्यों लिखा रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए कि इस क्षेत्र में हमको संसाधन की प्राप्ति हुई, तो गए हम लोग देखिए, पहले देख करके कि मानचित्र तैयार करेंगे, एक क्या कहते हैं हस्त से हर चीज तैयार करेंगे, यहाँ से यहाँ तक संसाधन है, यहाँ कोई आसपास और कुछ चीज तो है नहीं, किसी का घर तो है नहीं, अगर यहाँ से संसाधन अगर हम खोदेंगे निकालेंगे तो किसी को हानि होगा या नहीं, किसी को फायदा होगा या नहीं, किसको हानि होगा किसको फायदा होगा, सारी चीज को हम अवलोकन करेंगे। क्योंकि मानचित्र तैयार करने के पश्चात हमको तो पता हो जाएगा, नहीं तो पता गए कि अरे यहाँ मान लीजिए कि संसाधन यह इतनी दूर है, ठीक है, लेकिन हम जांच करके गए कि इतना इस क्षेत्र में संसाधन है, बस क्षेत्र का जांच कर लिए। अब जब मानचित्र नहीं तैयार किए कौन दिशा में, सीधा भेज दिया, गया जो है संसाधन जांच करने वाला आ गया, भेज दिया किसी को, जाइए वहां उस क्षेत्र में संसाधन खोद कर लाइए, तो भाई वो मैप बना देता है कि यहाँ बस इसी क्षेत्र में यहाँ संसाधन है और इतना ही दूर संसाधन से हमको खोद करके इतना ही दूर से हमें संसाधन की प्राप्ति करना है। तो ये नियोजित हो सकता है संसाधन नियोजन में। अब देखिए, अब जो अगला पॉइंट है ये हम लोग लिख सकते हैं कि संसाधन के अन्य विकल्प की खोज कर लें हम लोग, क्योंकि एक ही अगर चीज पे डिपेंड रहेंगे, वो चीज अगर खत्म हो गया कहीं तब क्या करेंगे हम लोग। तो संसाधन के अन्य विकल्प की खोज करके, संसाधन के अन्य विकल्प का खोज करके, अन्य विकल्प का खोज करके,
संसाधन के अन्य विकल्प का खोज करके, ठीक है, इसके आधार पर हम संसाधन नियोजित कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक संसाधन खत्म हो गया, तो भाई कुछ ऐसा मेरे पास विकल्प रहना चाहिए, ऑप्शन रहना चाहिए कि उसके खत्म होते ही हम दूसरा तैयार रखें, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए। उसके बाद और भी हम लोग देख सकते हैं कि संसाधन का मात्रा एवं गुणवत्ता हम लोग जांच कर सकते हैं। संसाधन का मात्रा एवं गुणवत्ता का जांच करके, जांच करके इसके आधार पर भी हम लोग देख सकते हैं, संसाधन को जांच कर लेंगे कि सही है या गलत है, ठीक है। सही है, गलत तो नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कैसी है, ये हमें उचित मात्रा में ऊर्जा देगा या नहीं देगा, इसकी भी जांच हम लोग कर लेंगे। तो ये भी संसाधन नियोजन में ही आता है, ठीक है। अगला अगर हम बात करें तो ये भी बात कर सकते हैं कि संसाधन नियोजन में हम लोग उच्च तकनीक का इस्तेमाल करके हम अन्य संसाधन के विकल्प की खोज कर ले, या उसी संसाधन को हम दोबारा उपयोग कर ले। मान लीजिए कि कोयला तो अनवीकरणीय, एक बार उपयोग कर लिए उसकी प्राप्ति हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जल एक बार जैसे उपयोग कर लिए जो अपशिष्ट बच जाता है, उसी जल को हम किस तरह से साफ कर ले फिर उसका उपयोग हम लोग कर लें, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग क्यों ना उच्च तकनीक लगा करके भी संसाधन को नियोजित हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उच्च तकनीक लगा करके। तो ये इसमें अगर लिखेंगे तो उच्च तकनीक की सहायता से, उच्च तकनीक का इस्तेमाल करके, उच्च तकनीक का इस्तेमाल करके, तो उच्च तकनीक लगाएंगे, अच्छा क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी लगाएंगे, तो संसाधन और ज्यादा विकसित होगा, और ज्यादा विस्तार होगा, और हम ही लोग को फायदा होगा। तो उच्च तकनीक का इस्तेमाल करके भी हम संसाधन को नियोजित कर सकते हैं। उसके बाद कि संसाधन क्या कहते हैं, संसाधन जो विकास समिति है उसमें, और जो संसाधन के क्या कहते हैं राष्ट्रीय विकास समिति है और जो संसाधन, उस दोनों में हम लोग समन्वय स्थापित कर दे। आप मान चलिए कि देश के विकास में खूब संसाधन लग रहा है, संसाधन है ही नहीं, तो वहां जो संसाधन की जो छानबीन करता है, खोज करता है, उसमें और जो देश के विकास का कार्य करता है, दोनों में समन्वय स्थापित होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए। ये नहीं कि संसाधन का अभाव है, आप लोग अंधाधुंध एकदम लगाए जा रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मान लीजिए कि अभी सड़क बन रहा है और गिट्टी मिलना बंद हो जाए, बालू मिलना बंद हो जाए, मान लेते हैं, ठीक है। तो जो संसाधन जो सर्वेक्षण करता है, संसाधन की जो जिसके पास लेखा जोखा रहता है, वो और जो सड़क निर्माण विभाग है, दोनों में तालमेल रहता है कि भाई इतना ही माल बचा हुआ है, आप इतना ही चीज यहाँ से ले जा सकते हैं, अन्यथा ले जाइएगा तो संसाधन खत्म हो जाएगी, तो फिर अन्यत्र कहाँ इस्तेमाल करेंगे, अन्य जगह फिर हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय योजना और संसाधन विकास के योजना में एकीकरण, हम लोग ये भी लिख सकते हैं, नीचे दिख रहा है, राष्ट्रीय योजना एवं संसाधन विकास समिति, संसाधन विकास समिति में तालमेल स्थापित करके, ठीक है। तो इतना हम लोग कर सकते हैं कि राष्ट्रीय योजना एवं संसाधन विकास समिति है, ठीक है ना, राष्ट्रीय योजना विकास समिति और जो संसाधन विकास समिति है, राष्ट्रीय योजना एवं संसाधन विकास समिति में तालमेल स्थापित करके, कि जो राष्ट्र के लिए, जो देश के लिए, विदेश के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजना बना रहा है, कार्यक्रम तैयार कर रहा है, तो वो संसाधन के आधार पर ही कर रहा है। कि अगर हमारे पास खूब अधिक मात्रा में पैसा है, पैसा संसाधन है, मान लेते हैं संसाधन है अभी पैसा, ठीक है, तो उस पैसा को अगर हम कहीं फैक्ट्री विकास करने में लगा रहे हैं, कहीं सड़क बनाने में लगा रहे हैं, ठीक है, कहीं विद्यालय खोल रहे हैं, तो वो पैसा रहेगा तभी तो हम विद्यालय खोलेंगे। तो उसी कम लागत में, मतलब कम से कम लागत में अच्छी से अच्छी चीज की तैयारी कर लें, तो वो होता है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन हमें क्या सिखाता है कि भाई कम से कम लागत में अच्छी तरीके से हम लोग अपना जीवन कैसे यापन कर सकते हैं, और संसाधन को भी हम लोग कैसे बचा करके चल सकते हैं, यही संसाधन नियोजन है, ठीक है। तो अगली कक्षा में फिर इससे आगे हम लोग बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग जरूर से जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए एक बार देख लीजिए, अगर किन्हीं को नहीं समझ में आया हो तो वो जरूर कमेंट करके हमें बोल देंगे, ठीक है। और लाइव हो सकता है तो हम यथासंभव लाइव आने का प्रयास करेंगे आप लोग के रिस्पॉन्स को देखते हुए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद।